हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल पर। आज हम लोग समकालीन विश्व राजनीति के आखिरी चैप्टर को करेंगे और उसके साथ ही यह पुस्तक समाप्त हो जाएगी। और हम लोग दूसरे पुस्तक के बाद इसके बाद हम लोग दूसरे पुस्तक को शुरू करेंगे बहुत जल्द ही, और आपके बोर्ड एग्जाम से पहले उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए, वैश्वीकरण क्या है, तो हम आपको बताएं कि वैश्वीकरण पूंजी, देखते जाइए किस किस का किस किस से हम वो कर सकते हैं। पूंजी यानी कैपिटल, वस्तु यानी गुड्स, सेवाएं यानी सर्विसेज, विचार यानी आइडियाज, और व्यक्तियों का प्रवाह स्वतंत्र प्रवाह यानी कि मतलब क्या है। तो मतलब आपको समझाते चलें कि पूंजी यानी कि पैसा, वस्तु यानी सामान, आप यहाँ से बैठे अमेरिका से कोई सामान मंगा सकते हैं। ठीक है, आप अमेरिकी डॉलर में भी आप वो कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, आप इंडियन में भी कर सकते हैं। ठीक है, पैसे की आवाजाही भी हो रही है, वस्तुओं की आवाजाही हो रही है। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भारत से कोई सामान अगर चाहे तो यहाँ से हम लोग भेज सकते हैं। साथ में सेवाएं, यहाँ का लोग इंसान व्यक्ति जो एमएनसीज में काम करते हैं, आपको पता है कि वो विदेशी टाइमिंग के हिसाब से काम करते हैं, अमेरिकन टाइमिंग, यूरोपियन टाइमिंग, है ना। तो मान लीजिए कोई सुबह यानी भोर में 3 बजे से लेकर दोपहर में 12 बजे तक काम कर रहा है। ठीक है, तो वो जिस कंट्री कंट्री के लिए काम कर रहा है उस हिसाब से वो वहां के लिए काम कर रहा है। वहां बैठा हुआ अमेरिका में कोई व्यक्ति है, भारत के टाइम के हिसाब से भी सर्विस दे रहा होगा, है ना। तो उस हिसाब से आइडिया, जैसे कि मान लीजिए भारत ने एक विचार रखा, क्या विचार रखा कि आपका जो सोलर एनर्जी है उसको बढ़ाने के लिए एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाए जो कि इस पर काम करे। तो उसने बना दिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सबको पसंद आया, सब लोगों ने मिलकर इसके साथ ज्वाइन किया। या फिर भारत ने कहा कि 21 जून को जो है योग दिवस मनाइए, तो 21 जून को योग दिवस मनाया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि विचारों का आदान प्रदान, व्यक्तियों का स्वतंत्र प्रवाह, यानी कि यहाँ से आप अमेरिका या ब्रिटेन या लंदन या फ्रांस जहां जाना चाहे आप घूम कर जा सकते हैं। वहां का व्यक्ति इंडिया आना चाहे तो आकर घूम सकता है। यही क्या है, वैश्वीकरण का यही एग्जाम्पल है और यही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, ये बहुत आयामी धारणा है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही शामिल हो, वो आयामी धारणा मतलब कई डायमेंशंस इसमें अपने आप में समाहित किए हुए हैं। ठीक है, देखिए, अगर बात की जाए इसके कारण का कि मतलब क्यों वैश्वीकरण इतना हो रहा है, तो देखिए इस प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी ने हम लोग को वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं विवश भी किया हुआ है। आप यहाँ बैठे हुए अमेरिका की कोई वीडियो देख रहे हैं, अमेरिका की कोई न्यूज देख रहे हैं, या वहाँ की कोई रील्स देख रहे हैं। कम्युनिकेशन जो है वो रिवॉल्यूशन हुआ है, संचार की क्रांति हुई। आप यहाँ से बैठे हुए अपने किसी दोस्त से आप बैठकर बात कर रहे हैं, अमेरिका में या ब्रिटेन में या अन्य किसी भी देश में आप बैठकर बात कर रहे हैं। वो भी आज टेक्नोलॉजी की देन है, दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। और तीसरा, यहाँ देखिए लोगों के विचार से जुड़ा। आपने किसी फ्रेंड को बना रखा है जो कि मान लीजिए फ्रांस का हो, आपने अपने फ्रांस के फ्रेंड से आप ऑनलाइन बात करें, टेक्नोलॉजी का यूज करके, संचार की क्रांति हुई है, रिवॉल्यूशन हुआ था मतलब, और आप उसका यूज करके जो है आप बात कर रहे हैं, आपसे जुड़ा है। पर्यावरण की समस्याओं से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तो एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम्स है उससे निपटने के लिए भी यह काफी इसकी वजह से भी लोग जुड़े हैं। हमने ये चार जो पांच चीजें बताई हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी विचार, पूंजी, वस्तु, व्यक्तियों के आवाजाही, और विचार। विचार तो मैंने बता ही दिया। सेवाएं इसमें लिखना छूट गया, तो सेवा भी हो सकता है। इसकी आवाजाही यानी कि इसका जो है आदान प्रदान स्वतंत्र रूप से जो हो रहा है वही वैश्वीकरण है। ठीक, इसकी विशेषता है तो फिर वही चीजें, पूंजी, ठीक है, वस्तु, विचार, सेवा, व्यक्ति का स्वतंत्र प्रवाह। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था, इसकी विशेषता है कि भाई पूंजीवादी व्यवस्था जो खुलापन होता है। ठीक है, विश्व व्यापार में वृद्धि होती है, आपके पास ऑप्शंस बहुत है। ठीक है, आप मन कर रहे हैं आप ब्रिटेन को कोई सामान बेच रहे हैं, मन कर रहा है आप अमेरिका को बेच रहे हैं, मन कर रहा है आप अफ्रीका में बेच रहे हैं, अफ्रीका में गरीब ज्यादा है। ठीक है, अमेरिका को बेच रहे हैं तो और ज्यादा कमाई हो रही है। मतलब आपके पास ऑप्शन ज्यादा बढ़ गया है, आपके पास व्यापार करने का भी ऑप्शन बढ़ गया है। और खुलापन है कि वहां का भी कोई कंपनी चाहे तो जो है आकर यहाँ आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, लोग विचार से जुड़ा हमने बता ही दिया है। देशों की भी जुड़ता अंतर निर्भरता ये भी है उसी तरह से है। इसीलिए तो मान के चलिए कि आज के टाइम में युद्ध करने से पहले कोई भी देश सोचता है, जब तक कि अति ना हो जाए वॉर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि उसके साथ ट्रेड है तो भैया, और खास तौर से बड़ा अगर कोई देश है जहां जनसंख्या ज्यादा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि भैया उसके सामान यहाँ खरीद रहे हैं। यहाँ जब सामान खरीदा है, मान लीजिए इंडिया लीजिए, इंडिया में इस वक्त सबसे ज्यादा आबादी है, इंडिया में सबसे ज्यादा आबादी है, तो भारत से कोई देश अगर लड़ेगा तो उसके ट्रेड पर असर पड़ेगा। भारत वहां से सामान मंगाना बंद कर देगा। भारत जब सामान वहां से नहीं मंगाएगा तो उसको खुद ब खुद घाटा होगा, वहां के लोग तकलीफ में आ जाएगी, वहां की इकोनॉमी जो है वो दिक्कत आएगी। ठीक, आर्थिक घटनाएं तथा महामारी जैसे मामलों में वैश्विक प्रभाव, आपको भी पता है कि कोरोना जब फैला था तो उस वक्त कई देशों को, मलेशिया जैसे देश जो अभी मलेशिया, मालदीव जैसा भी जो जो थोड़ा पंख फड़फड़ा रहा है, मालदीव जैसा जो देश है उसको भी भारत ने फ्री में मुफ्त में वैक्सीन दिया था। तो कई देशों को वैश्विक सहयोग किया जाता है, और उसकी ये
विशेषता है, ये विशेषता है किसकी? वैश्वीकरण की, ठीक ना? कि आपसी महामारी के मामले में आर्थिक घटना होता है, जैसे श्रीलंका डूबने लगा तो जिस देश को लगा उसने सहयोग किया, फिर IMF भी आया। ठीक, अगर इसके प्रभाव की बात करें तो 3 रूप में इसके प्रभाव को देख सकते हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो एक एक करके देखते हैं, उनके साथ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखते चलेंगे। तो देखिए, राजनीतिक प्रभाव की अगर बात की जाए तो पहले इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो राज्य की क्षमता में कमी आई है। यानी राज्य का मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश या पंजाब या फिर बिहार से नहीं है, यहाँ पर मतलब है स्टेट का मतलब, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होते हैं तो स्टेट का मतलब हो जाता है कि कंट्री। ठीक है, कंट्री, राइटिंग ना समझिए आप लोग, बातों को समझिए। कंट्री यानी राज्य की जब बात कीजिए पॉलिटिकल साइंस में तो सीधा कंट्री यानी देश। ठीक है, तो इसकी क्षमता में कमी आती है क्योंकि उस पर वैश्विक रूप से दबाव भी बनता है। ठीक है, वैश्विक रूप से दबाव बनता है, अन्य देश दबाव बनाते हैं, इस प्रकार से उस पर दबाव बनाया जा सकता है, तो उसकी क्षमता में कमी आती है। राज्यों ने लोक कल्याण कार्य को छोड़ दिया। जब दबाव बनेगा तो अपने हिसाब से फ्रीली कुछ हद तक कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता ही है, चाहकर हो चाहे अनचाहे रूप से वो प्रभावित होगा ही होगा। ठीक है, तो राज्य जो है वो लोक कल्याणकारी कार्यों को कम कर देता है, फिर वो अपना ही वैश्विक स्थिति बढ़ाने में ही लग जाता है, अपनी विदेश नीति को ठीक करने में लग जाता है, अपना वैश्विक स्तर पर अपने आप को सुधारने में लग जाता है। इस पर जो है लोक कल्याणकारी कार्य मतलब लोगों को ध्यान में रखकर जो काम किए जाते हैं, लोगों के सुविधा के लिए जो कुछ काम किए जाते हैं, लोगों को फायदा दिलाने वाले जो कुछ काम होते हैं, वो कहीं ना कहीं कम होने लगते हैं, क्योंकि फिर वैश्वीकरण आएगा तो प्राइवेटाइजेशन होगा, जब पूंजीवादी रूप से अपनाया जाएगा, जब निजीकरण होगा तो मान लीजिए कोई जो काम जो सरकार कर रही है, सरकार कुछ लोग को अपने अंदर रख कर यानी सरकारी नौकरी दी है, उससे काम करवा रही है, वही कोई विदेशी कंपनी आई है, उससे इससे आधे दाम में ही वो सब काम करवा रही है, तो सरकार, इससे क्या होता है, सरकार सबको वेतन दे रही थी, काम भी बहुत अच्छा हो रहा था, और सब कुछ मतलब एक तरह से समाज को भी फायदा था, लोगों को भी तो लोक कल्याणकारी कार्य हो रहा था। अब इसने दे दिया टेंडर पे यानी ठेके पर। अब उसने क्या किया कि लो भैया, सरकार से यही जो सरकार इनको पैसा दे रही थी उसका आधा ही इनको दिया, इसने जो उसी में से प्रॉफिट भी बचाया, अपने उस पे ठेके पर लोग भी रखे, और कैसे काम होगा आपको भी समझ में आ रहा होगा। फिर बात आती है बाजार, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारक हो गया है कौन? तो बाजार। बाजार जो है वो अब सामाजिक रूप से भी वो हावी है और आर्थिक रूप से भी हावी है। ठीक है, बाजार यानी मार्केट। ठीक है, हर चीज, हर नीति नियम जो सरकार अब बनाती है या कोई भी देश भी अब बनाता है, वो बाजार को ध्यान में रखकर बनाता है। आज जो है क्या नाम है, भारत जो है किसी भी देश के साथ या कोई अन्य भी देश, बड़ा देश जो है किसी अन्य देश के साथ लड़ाई झगड़ा करके तुरंत जो है उसको निपटा देता है। बात आती है जब भारत चाइना युद्ध की, कि भारत चाइना युद्ध नहीं हो रहा है, अमेरिका भारत को ज्यादा वैल्यू दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बाजार उसमें बहुत बड़ा यह रोल निभाता है। ठीक है, चलिए, बात आती है सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा है। तो सकारात्मक प्रभाव ये है कि जो राज्य है, ये राज्य यानी फिर हम बता दें आपको कंट्री, तो प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटाकर ज्यादा कारगर ढंग से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, सूचना, ठीक ना? चलिए अपने अगले पेज पर चलते हैं। अब देखिए आर्थिक प्रभाव क्या क्या पड़ा है, वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और WTO, विश्व व्यापार संगठन, इसके जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाने लगा है। अब यही निर्धारण करते हैं कि आपको कैसे नीति बनानी है, ताकि कहीं ना कहीं आप जो ये ना हो कि ये मान लीजिए कि ये आपकी कंट्री है, ये कंट्री है, इसने कठोर नियम बना दिया है, ये यहाँ अपना सामान भेज ही नहीं पा रहा है, और ये यहाँ भेजे ही जा रहा है, भेजे ही जा रहा है ना? तो ऐसा ना हो, इसका ध्यान विश्व व्यापार संगठन रखती है, और ये कहीं ना कहीं हद तक मनमानी करती है, जो हम लोग आगे समझेंगे। वस्तु व्यापार में वृद्धि हुई है, पूंजी की आवाजाही पर कम प्रतिबंध है, आयात प्रतिबंधों में कमी, विकसित देशों के द्वारा वीजा नीति द्वारा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है, समाज में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, देशों के बीच का आर्थिक प्रवाह तेज हो गया है, जब गुड्स का लेन देन होगा, सामान व्यापार का जब लेन देन ज्यादा होगा तो आर्थिक प्रभाव बढ़ेगा ही, टूरिज्म जब ज्यादा होगा तो आर्थिक प्रभाव बढ़ेगा ही। ठीक है, गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं, ये भी है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को पुनः औपनिवेशीकरण कहा है। ठीक है, पुनः औपनिवेशीकरण कहा है या नव औपनिवेशीकरण इसका नाम दिया है, कुछ विचारकों ने कहा है। इससे सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है? तो सकारात्मक प्रभाव यह है कि समृद्धि बढ़ रही है, जब ट्रेड होगा, भारत का सामान अमेरिका जाएगा, अमेरिका के लोग खरीदेंगे, और यहाँ अमेरिका का डॉलर ज्यादा है, यहाँ से कम में बनकर वहां ज्यादा में बिकेगा, तो भारत को फायदा ज्यादा होगा। वहां का सामान यहाँ आएगा तो कुछ ऐसे सामान है जो यहाँ नहीं बन सकता, जो यहाँ नहीं मिल सकता, वो हमें मिल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, खुलेपन के कारण आबादी की खुशहाली बढ़ी, लोग खुश हैं,
जो चीज यहाँ नहीं मिल रहा है वो देखिए आप घर बैठे ही आप मंगा सकते हैं। अगर आप उसको मंगाने के लायक हैं तो मंगा लीजिए घर बैठे, अमेरिका से सामान मंगाइए, ठीक है। उसमें कुछ कंडीशंस होती है कि वीजा वीजा आप या तो यूज कर रहे हो, जनरली वीजा या मास्टर कार्ड वगैरह यूज कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन घर बैठ के मंगा सकते हैं। देशों को अपने बेहतर कर दिखाने का मौका मिलता है, विश्व के लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ता है, ठीक है। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है, तो समाज में आर्थिक असमानता बढ़ी है। हमने बताया कि अमीर और गरीब होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, गरीब देश बर्बाद हो रहे हैं। बड़े अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से छोटे खुदरा दुकानदार, अब देखिए क्या है कि एफडीआई नाम की एक चीज है, आपने सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। विदेशी कंपनियां वॉलमार्ट वगैरह टाइप, ठीक है, आएंगी। जैसे आप मॉल में ही देख लीजिए, मॉल जिस लोग आप लोग जाते हैं ना घूमने, मॉल जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, ये मैंने मॉल बना ही दिया, ठीक है, कई मंजिल वाली हो गई है ना, ये मॉल हो गया, ये हो गया इसका गेट, ये या लिफ्ट मंगा मान लीजिए इधर, ये हो गया गेट, ठीक है। अब क्या है, आप गए, हाँ, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे क्या मिल रहा है, सब्जियां मिल रही हैं, ठीक है। अगले पर गए, यहाँ पर क्या है, मेंस का है, ठीक। सेकंड उसके ऊपर गए, यहाँ पे क्या है, वुमेन्स का है। और ऊपर गए, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर आपका आ गया, मान लीजिए चिल्ड्रंस आ गया। आप गए सामान मान लिए, यहाँ ग्रोसरीज वगैरह है, आप देखे हुए कि ऊपर घूमे फिरे लेकर आए, यहाँ एसी चल रहा है, करीबन 100 के आसपास इसमें वर्कर काम कर रहे हैं, लाइट है, बिजली है, सब है इसमें, ऊपर से बिल्डिंग का रेंट भी होगा जब, और हर चीज आपको एक जगह मिल रहा है। तो अगर देखिए वैश्वीकरण का ये फायदा भी है कि हर चीज एक जगह मिल रहा है, आप पैसा खर्च कर रहे हैं, और इससे नुकसान किसको है, तो नुकसान उसका है जो एक छोटी सी दुकान खोलकर अपना दुकान में सिर्फ सब्जियां बेच रहा है, ठीक है। एक छोटी सी दुकान खोलकर वो अपना सिर्फ यहाँ पुरुषों का कपड़ा बेच रहा है, नुकसान घाटा हो रहा है उसको, ठीक है, क्योंकि बड़े लोग तो यहाँ जा रहे हैं, अब इनकी जो है वैल्यू कम होती जा रही है, इनको कोई पूछेगा नहीं, इनको कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, तो इनकी रोजी रोटी छिन रही है ना। आप जाएंगे तो यहाँ से खरीद कर लेकर आएंगे, यहाँ आप बार्गेनिंग नहीं करा सकते हैं, 1 रुपए भी कम नहीं कराएंगे, जितना लिखा उतना देंगे, लेकिन यहाँ आप, भैया 5 रुपए छोड़ दो, भैया 10 रुपए छोड़ दो, सब्जी वाला धनिया दे दो, मिर्च दे दो, है ना। तो यही सब है, क्या किया जाएगा। चलिए, और एक चीज रह गया, विश्व पर पश्चिमी संस्कृति को लादी जा रही है ना, ये उसका निगेटिव इम्पैक्ट है। बात करते हैं वैश्वीकरण के उदाहरणों की, तो विदेशी वस्तु की भारत में उपलब्धता बढ़ी गई है, ठीक है, आप देख रहे हैं, हमने आपको बताया। करियर के विभिन्न अवसरों को मिलना, ये भी हमने आपको बताया है कि अगर मान लीजिए आप किसी देश के साथ ट्रेड छोड़िए, अगर मान लीजिए आप अपने इंडिया में कुछ काम करना चाह रहे हैं, आपको नहीं मन लग रहा है, तो आप किसी और देश के साथ काम कर सकते हैं, किसी और देश में काम कर सकते हैं। अन्य देशों में ऐसे ऐसे काम है जो कि आपको अच्छा लगे, भारत में नहीं अवेलेबल है, आप वहां जाके काम करिए, घर बैठे अगर कर सकते हैं घर बैठे करिए। भारतीय द्वारा विदेशी समयानुसार सेवा प्रदान करना, ये हमने आपको बताया, ठीक है, कि अगर आप एमएनसीज के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो मैं बताऊं कि एमएनसीज में जब काम किया जाता है तो उसमें पूछते हैं लोग कि कौन सा आपको टाइमिंग चाहिए, ठीक है। कई कई जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, टाइमिंग क्या रहेगी, मतलब कौन सा आप जोन लेंगे, अमेरिकन टाइमिंग लेंगे या फिर यूरोपियन लेंगे या इंडियन लेंगे, तो जैसा आपके सुचारू रहता है, जैसे आपकी इंग्लिश रहती है उस हिसाब से अमेरिकन में जो उसका टाइम होता है वो उस हिसाब से दे देंगे, रात के 2:30 बजे से सपोज, ठीक है, सुबह 10 बजे तक, ठीक है। यूरोपियन में दे दिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। सुबह दे दिए 10 बजे से लेके, या शाम को 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, तो ऐसे करके टाइमिंग उस देश के हिसाब से यहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के बारे में हमने आपको बताया है, ठीक है। सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा है, तो विश्व पर पश्चिमी संस्कृति लाद दी जा रही है। आज आप देखिए कि भारत में धोती कुर्ता कितने लोग पहन रहे हैं, कोई नहीं पहन रहा है। टोपी कितने लोग लगा रहे हैं, नेहरू कट टोपी कह लीजिए, कोई नहीं लगा रहा है। तिलक कितने लोग लगा रहे हैं, बहुत रेयर ऑफ रेयर केसेस में, ठीक है। सब क्या पहन रहे हैं, जींस, जींस अति आवश्यक है। गांव में संस्कृति थोड़ी बहुत बची भी है, तो शहरों में तो बिल्कुल नहीं बची है। शहरों में आपको उस हिसाब से देख नहीं करेंगे तो आपको जो है 4 लोग आपको नजर घुमाकर ऐसे देखेंगे कि अरे ये देखो, ये तो अलग तरीके से घूम रहा है, ठीक है। लेकिन उनको क्या पता कि संस्कृति, भारत की संस्कृति क्या है, ठीक है। तो पश्चिमी संस्कृति में वही हमने आपको बताया कि आप जो है जींस पहन रहे हैं, ठीक है, आप टी शर्ट पहन रहे हैं, ठीक है, आप फटे पुराने कपड़े पहन रहे हैं, ये गलत नहीं है, आप ऐसा ना समझिए कि मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, सही है, सब बढ़िया। उसके बाद से खाने पीने एवं पहनावा, विदेशी पहनावों में विकल्पों की संख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है। आप अपना इंडियन फूड छोड़कर अब जा रहे हैं विदेशी खाना खा रहे हैं, कौन सा इटालियन खा रहे हैं, चाइनीज खा रहे हैं, है ना। आप जाकर रेस्टोरेंट में डिमांड कर रहे हैं पहनावे की, मैंने आपको बात बताई दी है कि इन सबको वृद्धि हो रही है, ठीक है। आपको इंडियन कैसे ऐसे कई ऐसे खाने हैं जो विलुप्त हो गए, थालियों से गायब हो चुके हैं, या आपको देखकर मुंह बनाने का मन करता है, लेकिन आप वही चीज जब वहां के हिसाब से खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर खत्म हो रही है, ठीक, सांस्कृतिक की मौलिकता पर बुरा असर पड़ रहा है। ये सब इसका जो सांस्कृतिक प्रभाव जो है, अगर देखा जाए कि भारत के प्रभाव में अगर इसकी बात कर लें, तो कहीं ना कहीं इसका ह्रास ही हो रहा है। ह्रास है तो मतलब इसका नुकसान ही हो रहा है, भारत की संस्कृति पर इसका नुकसान हो रहा है। पश्चिमी जो है हर जगह अपने विचारों और अपने उसको बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। कुछ विचारकों के अनुसार बात की जाए अगर, वो क्या है कि वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज्यादा विशिष्ट होती जा रही है।
वैश्वीकरण से, वैश्वीकरण हर संस्कृति से, ये यहां रहेगा, वैश्वीकरण हर संस्कृति से कहीं ज्यादा विशिष्ट होती जा रही है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक वैश्वीकरण कहते हैं। तो ये हमने आपको तो समझा ही दिया है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। भारत और वैश्वीकरण से संबंधित कुछ बात कर ली जाए अगर, तो देखिए कि भारत जो 1991 में वित्तीय संकट आया था, उससे उबरने के लिए इसने नई आर्थिक नीति को अपनाया, ठीक, और इसी के तहत खुलेपन को, वरना ये कहीं ना कहीं उससे पहले जो है संरक्षणवाद की नीति को अपनाकर, ठीक है, संरक्षणवाद की नीति को अपनाकर अपने घरेलू उत्पादों पर जोर दे रहा था, ठीक है, ताकि जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन जब आर्थिक संकट आया 1991 में, ये याद रखिएगा, ये हमेशा आप याद रखिएगा, 1991 का आर्थिक संकट, इस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, और इस वक्त जो वित्त मंत्री थे वो आपके मनमोहन सिंह थे, ठीक है। तो आर्थिक नीति के तहत खुलेपन नीति को अपनाया, और इसी से जो है भारत में भी जो वैश्वीकरण का असर दिखना शुरू हुआ। भारत के कुछ जो एनआरआईज हैं, एनआरआई, ठीक है, अनिवासी भारतीय, ये विदेशों में अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। अब हम लोग यहाँ मनाते हैं, अभी हाल में राम मंदिर का वो किया गया, तो अमेरिका में भी कई देशों में, अमेरिका के साथ साथ आपका सऊदी में भी कई देशों में जो है वहां के जो रहने वाले लोगों ने है अपनी गाड़ियों के आगे ध्वज लगाकर, या कहें कि पूजा पाठ कर कर वहां पर मनाया। जब हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस कल मनाएंगे, तो विदेशों में भी लोग उसको अपने धूमधाम से मनाते हैं। कोई त्योहार आता है, दिवाली आती है, तो होली आती है, तो वहां लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो भारतीय संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। भारतीय लोग वैश्विक स्तर पर उच्च पदों पर आसीन होने में सफल है, ठीक है, ये वैश्वीकरण का ही की ही देन है। अगर बात की जाए कि इनका विरोध किन किन उसके द्वारा किया जा रहा है, किस किस आधार पर भारतीयों के द्वारा, वामपंथी विरोध करते हैं, दक्षिणपंथी विरोध करते हैं, इंडियन सोशल फोरम है जो विरोध करता है, ठीक है। श्रमिक और किसानों द्वारा बहुराष्ट्रीय नियमों का प्रवेश का विरोध किया जा रहा है, ठीक है, कि श्रमिक में जब एआई मान लीजिए टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो श्रमिकों के लिए दिक्कत है। किसानों के द्वारा भी अब कई ऐसे काम है जो टेक्नोलॉजी ने ले लिया है, जिसकी वजह से किसानों की भी लॉस हो रहा है। वैलेंटाइन डे का विरोध होता है, ठीक है, पश्चिमी पोशाक का विरोध होता है, पश्चिमी पहनावे का विरोध होता है। उसके बाद से ये लाइन गलत है। देखिए अगर नीम की बात की जाए तो आपको भी पता है कि नीम, अगर आप थोड़ा सा भी अगर कहीं पिछड़े, मतलब अगर गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं या रहे हैं, जानते हैं घर में कोई बात हो, तो नीम अपने आप में एंटीसेप्टिक है, और नीम जो है बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। तो अमेरिका तथा यूरोपीय फर्मों ने इसका पेटेंट करा लिया। वैश्वीकरण का देखिए किन किन आधारों पर विरोध किया जाता है, तो क्योंकि भारत में स्पेशली, या कहें कि वैसे भी, तो देखिए इस आधार पर कि भैया धनी जो है और धनी होता जा रहा है, गरीब तो और ज्यादा गरीब हो रहा है ना। और दक्षिणपंथी इस आधार पर कर रहे हैं कि यह राज्य को कमजोर करती है, हमने आपको बताया, यह पुराने जीवन मूल्य तथा तौर तरीकों से हाथ धो देंगे, वही मैंने बताया, संस्कृति पर यह असर कर रही है, ठीक। आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद को जो लोग चाहते हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि भैया हमारी आत्मनिर्भरता बढ़े, हम अपने आप को वो करें, हमारी चीजें भी तो आगे बढ़नी चाहिए, किसी और देश का ही सब कुछ क्यों हम लोग अपने, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1999 में सिएटल में डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन की जो एक मंत्री स्तरीय बैठक हुई, यहाँ पर भी विरोध हुआ था। वर्ल्ड सोशल फोरम डब्ल्यूएसएफ नौ उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। इसकी पहली बैठक 2001 में ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में हुई थी तथा 2004 में मुंबई में हुई थी, ठीक है। इसमें डब्ल्यूएसएफ में मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता शामिल थे, ठीक है। ये लोग विरोध में थे, ठीक ना। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। बहुत जल्द ही हम लोग नेक्स्ट वो शुरू करेंगे बुक को, और उसको आपको एग्जाम से पहले खत्म कर दिया जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, अगर पुराने हैं तो पहले लाइक करिए, ठीक है, और दोनों कर दिया है तो उसको ऐसे कमेंट करिए, अगर कुछ डाउट है तो, और दोस्तों को तो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।